तो आज हम कार्बन और उसके यौगिक के आगे के भागों को पढ़ेंगे, जिसमें पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें की थी। जिसमें हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, पेट्रोलियम के शोधन के बारे में पढ़ा, जिसमें कि पेट्रोलियम के संघटक के बारे में हमने पढ़ा था, और विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में भी, जैसे कि कोयला हुआ, कोलतार, कोक आदि के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दहन के बारे में, जो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दहन दहन यानी कंबस्टन। कंबस्टन यानी कि जलने की प्रक्रिया, उसी को हम दहन करते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ के जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। तो क्या है, किसकी जरूरत होती है उसमें? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को ही हम दहन कहते हैं। अब पदार्थों के जो दहन है, उसकी क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अब इससे क्या होता है, दहन के फलस्वरूप क्या आता है, उसकी जो उत्पन्न होते हैं, क्या क्या होते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। क्या क्या बाहर आते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा, जिसे हम अंग्रेजी में थर्मल एनर्जी कहते हैं, थर्मल एनर्जी। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा। और क्या आता है? और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश, प्रकाश यानी लाइट। तो दहन के फलस्वरूप, दहन क्या है पहले बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को ही हम दहन कहते हैं या कंबस्टन कहते हैं। और पदार्थों की दहन क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो कार्बन युक्त कोई भी पदार्थ जब जलता है तो क्या आता है? तो क्या मिलता है उसमें से? CO2 बन जाता है वो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। अब इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए, आपके सामने हम लेकर आए हैं। जैसे कि अगर आप मोमबत्ती जलाते हो, सभी अपने घरों में कभी ना कभी मोमबत्ती जलाया ही होगा सबने, है ना? जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं या एक कैंडल को जलाते हैं, तो वो आराम से जल उठता है ना? लेकिन कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, एक गिलास को उसके ऊपर से हम ढक देंगे। क्या करेंगे? एक गिलास को हम उसके ऊपर से ढक देंगे। तो हम क्या देखेंगे, उसमें क्या परिवर्तन आया, हम कैसे देख सकते हैं? तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो जो मोमबत्ती, जो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हमने जो क्या किया है, हमने ग्लास से ढका है, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। ठीक है, वो बुझ जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जब ऑक्सीजन उसको मिलता रहता है, दहन की क्रिया चलती रहती है। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास को उसके ऊपर से ढक दिया, क्या हुआ? उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या हवा नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो बत्ती बुझ जाती है। तो दहन के लिए, दहने के लिए यानी कि जो कंबशन है, उस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या हो जाता है, ये जो बत्ती है ये बुझ जाती है। ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ये तो हमने पढ़ लिया। अभी किसी पदार्थ के दहन के लिए तीन शर्तें आवश्यक होती है।
तीन शर्तों का यानी कि तीन चीजों का की उपस्थिति बहुत जरूरी है दहन के लिए। वे कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला क्या होना चाहिए, दाह्य या जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, है ना। जब कोई जलने वाला पदार्थ होगा तभी तो जलेगा। दाह्य क्या होना चाहिए, दाह्य होना चाहिए। दाह्य के मतलब यानी जलने वाला, जलने वाला पदार्थ, जलने वाला पदार्थ। ठीक है, यस। अब दूसरी मांग, दूसरी शर्त कौन सी होनी चाहिए, ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है। और तीसरी वस्तु क्या होनी चाहिए, पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ये ऊष्मा की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि जिस पदार्थ को, जिस दाह्य को हम जला रहे हैं उसको दहन ताप तक पहुंचाने के लिए, दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो दहन के लिए तीन शर्तों की आवश्यकता होती है। वे हैं दाह्य जलने वाला पदार्थ, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है ऊष्मा। और ऊष्मा क्या है, ऊष्मा यानी पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने वाला ऊष्मा होना चाहिए। चलिए ये तो हो गया। अब बेटा हमारे शरीर में जो श्वसन क्रियाएं होती रहती है, हमारे शरीर में श्वसन क्रियाएं होती रहती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो जो रेस्पिरेशन है या श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। रेस्पिरेशन की वजह से तो हम लोग जिंदा हैं, तभी तो हम लोग जीवित हैं। श्वसन क्रिया या रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है या श्वसन क्रिया है और लोहे में जंग लगने की क्रिया, लोहे में जंग लगने की क्रिया, लगने की क्रिया। ठीक है। तो इन दोनों में ही किसकी आवश्यकता, इन दोनों में ये कैसी क्रियाएं हैं, ये मंद क्रियाएं हैं, मंद दहन क्रियाएं हैं। कैसी, तो आप सोचोगे ये कैसे है भाई, ये दहन क्रियाएं कैसे हो गई। हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे बॉडी में जाता है, ये सब क्या है, कैसे प्रोसेस होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में चलता रहता, हमारे शरीर में चलता रहता है। तो जो श्वसन क्रिया है या रेस्पिरेशन है, या लोहे में जो जंग लगता है वो भी धीरे धीरे लगता है, एकदम से नहीं लगता, वो उसे समय लगता है ना। लोहे में जंग लगना यानी कि अंग्रेजी में हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रस्टिंग, रस्ट, है ना। तो ये दोनों क्रियाएं कैसी क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाएं दहन ही है, लेकिन कैसी दहन है ये मंद दहन क्रियाएं हैं। कैसी हैं, मंद दहन क्रियाएं हैं, मंद दहन क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, है चाहे कुछ भी हो, वो उससे इसका फलस्वरूप क्या मिलता है, ऊर्जा मुक्त होती है। इनके फलस्वरूप ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होती है हमारे शरीर में, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है। क्लियर। अब बेटा जो पटाखे हम लोग जलाते हैं ना, पटाखे या बंदूक की गोलियां, उनके अंदर रासायनिक पदार्थ के साथ दहनशील पदार्थ भी रखते हैं। तभी तो ये गर्म होने पर या इनमें आग लगने पर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ को जो है ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाता है और जिससे दहनशील पदार्थों का दहन होने लगता है। अब दहन के जो प्रक्रम में क्या होता है, उत्पन्न गैसें पटाखे या गोली के आवरण के दाब लगाकर उसे विस्फोट के साथ फोड़ देते हैं।
अब बेटा कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से CO2 गैस बनता ही है, मैंने आपको बता दिया है ना। कार्बन या कार्बन युक्त वस्तुओं के दहन से उसके फलस्वरूप क्या निकलता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये तो क्लियर हो गई आपको। अब अगला है ज्वलन ताप क्या है? अगला है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगते हैं। क्या कहा? जिस ताप पर या जिस टेम्परेचर पर, जिस ताप पर, जिस ताप पर कोई पदार्थ, कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में, वायु चाहिए वहां पर, है ना, वायु जो है बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है ना। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या होता है? वायु की उपस्थिति में जलने लगता है। वायु की उपस्थिति में जलने लगता है, जलने लगता है, उसी ताप को हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ज्वलन ताप कहते हैं। अब पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है, ठीक है। पेट्रोल जो है, जो हम गाड़ियों सब में यूज करते हैं, पेट्रोल का ज्वलन ताप, ज्वलन ताप कम होता है, कम होता है, ठीक है। अब इसके ज्वलन ताप का कम होने के कारण वो जल्दी वाष्पित होकर आग पकड़ती है। आपको पता है जो पेट्रोल है वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है ना। तो जो पेट्रोल का ज्वलन ताप है बहुत कम है, तो क्या होता है? वो वाष्पित होकर, बहुत जल्दी वाष्पित हो जाती है, वो वाष्पित होकर जल्दी आग पकड़ती है, जल्दी आग पकड़ती है। अब मिट्टी का जो तेल होता है, केरोसिन जिसको हम कहते हैं, मिट्टी का तेल का ज्वलन ताप जो है पेट्रोल के से अधिक होता है। मिट्टी का तेल या केरोसिन बोलते हैं हम लोग उसको, मिट्टी का तेल, है ना। मिट्टी का तेल का जो ज्वलन ताप है वो पेट्रोल के ज्वलन ताप से अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। और अधिक होने के कारण ही हम क्या करते हैं? उसको स्टोव में प्रयोग करते हैं, है ना। स्टोव में या मिट्टी के तेल की जो दिए होते हैं उनमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बदले अगर हम पेट्रोल को यूज करें तो क्या होगा? वो जल्दी से आग पकड़ लेगी, तो वो बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेटा अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए कि आपके घर में या कहीं पर भी, कारखानों में या सार्वजनिक स्थानों पर, खेत खलिहानों में, कहीं पर भी आग लग जाए। आप सोचो जरा, अगर कहीं आग लग जाए तो तत्काल आग बुझाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तत्काल आग को बुझाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अगला हम पढ़ेंगे कि आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है। आग किस प्रकार, कहीं पर भी अगर अचानक से कहीं आग लग जाए, आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है? बुझाई जा सकती है। किस प्रकार से आग को हम बुझा सकते हैं? जैसे घरों में, कारखानों में, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर भी, खेत खलिहानों में कहीं पर भी आग लग गई तो तत्काल उसको बुझाने के कार्य उपाय क्या क्या है, हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसको ध्यान में भी रखिएगा। पहला, दहनशील पदार्थों को तत्काल हटाया जाए। क्या करना चाहिए सबसे पहले?
दहनशील यानी कि आसपास जितने भी आग लगने की साध्यता है, जिनमें भी आग पकड़ने की साध्यता है, वही तो दहनशील पदार्थ हुए, है ना। दहनशील पदार्थों को, दहनशील पदार्थों को क्या करना चाहिए? तत्काल हटा दिया जाए। तत्काल, तत्काल हटाना, ये है हमारा पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तब तत्काल हमें क्या करना चाहिए? जो दहनशील वस्तुएं हैं आसपास, वो उसको हटा दीजिए। अब दूसरा स्टेप क्या करना चाहिए? दूसरा क्या काम करना चाहिए हमें? आपको पता है ऑक्सीजन की जरूरत होती है जलने के लिए, तो हवा के प्रवाह या ऑक्सीजन के प्रवाह को यथासंभव रोका जाए। क्या करना चाहिए? हवा या ऑक्सीजन, हवा या ऑक्सीजन के प्रवाह को, के प्रवाह को रोकना बहुत जरूरी है। जैसे कि बेटा अगर किसी को आग लग गई है, किसी के शरीर के ऊपर आग लग गया है, तो हम क्या करते हैं? एक भारी सा चादर लाकर उनके ऊपर डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलना खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है ना वो कम हो जाएगा, उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो क्या होगा? और नहीं जलेंगे वे। तो भारी से चादर को ओढ़ने से क्या होगा? उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं और आगे ना जलने से। ठीक है, अब दूसरा है, सॉरी तीसरा पॉइंट है हमारा, आग बुझाने वाले यंत्र से, आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले यंत्र से, आग बुझाने वाले यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया जाए, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर कट जाएगी और वो आग जो है बुझ जाएगा। अब आपने देखे होंगे ना, फायर फाइटर्स जो होते हैं क्या करते हैं? वे जो है उनके पास में बहुत सारी जो है आग को बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और उसी से वे लोग क्या करते हैं? आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। अगला है धूल और या भालू, जो बालू होती है, धूल होते हैं, तथा जल को आग पर डाला जाए। क्या करना चाहिए? चौथा पॉइंट हमारा, धूल या बालू, धूल या बालू तथा जल, तथा जल को क्या करना चाहिए? आग पर, आग पर डाले, आग पर डाले। धूल और ये धूल या बालू तथा जल को आग पर डाला जाए। अगला है, यदि आग विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट से आ रहा है, उसके कारण लगी है, तो आग बुझाने की उपयुक्त प्रक्रिया के पूर्व विद्युत सप्लाई को बंद करें। क्या करना चाहिए? जब अगर हो सकता है कि आग जो है विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट से आ रही हो, तो उसमें जाकर सीधे जल नहीं डाल सकते हम लोग, है ना। जल डालने से क्या होगा? और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा वो। तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर विद्युत परिपथ के शॉर्ट के कारण आ रहा है, तो उसको आग बुझाने के लिए हमें क्या करना? ये सभी विधियां करने से पहले क्या करना चाहिए? विद्युत सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। विद्युत सप्लाई बंद करें, उसको काट दीजिए, बंद करें, मेंस को ऑफ कर दीजिए आप। तो ये बात क्लियर है सबको? इतनी सारी जो चीजें हैं ये हमारे लाइफ में भी हमें बहुत उपयोगी है, ये सब जो अभी हमने बात बताई। जैसे कि अगर कहीं पर आग लगी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? पहला, दहनशील पदार्थों को तत्काल हटा दीजिए। दूसरा हमने पढ़ा
हवा या ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक दीजिए। तीसरा, आग बुझाने वाले यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाए या इसका प्रवाह किया जाए। चौथा, धूल, बालू तथा जल को आग पर डाला जाए। और यदि आग विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट से के कारण हो रही है, तो आग बुझाने के जो हमने अभी इतने सारे उपाय आपको बताए हैं ना, ये सारी प्रक्रियाएं करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपने पहले विद्युत सप्लाई को जो है वो बंद कर देना चाहिए। विद्युत सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। ठीक, चलिए, अब ये तो क्लियर हो गई बात। अब अगला हम पढ़ेंगे ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव। ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि जो ईंधने जलते हैं, घरों में हो, कारखानों में हो या फिर गाड़ियों में हो, इन सब के दहन के कारण, ठीक है, आपको पता है कि कार्बन जो है इन सभी में उपस्थित होते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ईंधन ईंधन दहन के कारण, ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव, क्या क्या प्रभाव डालते हैं ये, यानी कि ईंधन के दहन के कारण, ईंधन के दहन के प्रभाव, यानी कि कहां पर? पर्यावरण पर प्रभाव। हमारा जो पर्यावरण है वो दिन बर दिन क्या होता जा रहा है? मलिन होता जा रहा है या प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये जो ईंधन के जो दहन होते हैं ना, लगभग सभी ईंधनों में क्या उपस्थित होती है बेटा? सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है। सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है। और इन्हीं कार्बन की वजह से, ये आप देख सकते हो, ईंधनों का जब हम प्रयोग करते हैं, ईंधनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये जलते हैं, साथ साथ बहुत ही धुआं भी छोड़ते रहते हैं। लगभग सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है, जो वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? ये जलते हैं और जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लकड़ी, कंडे, गेहूं के धान के पुआल, पराली, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, सभी के जलने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाता है। और खेतों में जो धान की जो गेहूं होती है ना, पुआल कहते हैं जिसे हम पराली कहते हैं, इनके जलने से वायुमंडल में धुएं का जो है कोहरा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ आदि होती है। और वायुमंडल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ती जाती है। और हमें पता है कि ये देखो, वाहन जब चलते हैं, वाहने जब चलते तो ईंधन जलता है, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक आती है। और हमें पता है कि जब घरों में हम लोग ईंधन जलाते हैं, उससे भी निकलते हैं बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों में सब बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये सब निकलते रहते हैं। तो वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, वो विभिन्न प्रकार से ईंधन के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारा जो वातावरण दिन बर दिन मलिन होता जा रहा है। और ये ही नहीं, हमारी जो वातावरण में जो है उसका तापमान, हमारे वातावरण का जो तापमान है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने कहा कि सभी ईंधनों में किसकी उपस्थिति होती है? कार्बन की उपस्थिति होती है। कार्बन की उपस्थिति होती है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलकर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलकर क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, CO2 बना देती है। अब मैंने आपसे कहा कि जो वायुमंडल में है, ये सब धुएं सब उत्पन्न, ये गैसें सब उत्पन्न होकर वायुमंडल में
धुएं का कोहरा छा जाता है। और इनसे क्या हानि होती है? शारीरिक हानियां तो होती ही है। वातावरण तो प्रदूषित होता ही है। वातावरण प्रदूषित होता है। वातावरण प्रदूषित होता है। साथ ही साथ बहुत सारी शारीरिक परेशानियां भी हमें होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। आंखों में जलन होने लगता है। आंखों में जलन, सांस लेने की तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होती है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 का जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है। अब वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और वैज्ञानिकों का अनुभव, जो अनुमान है उनके, इन जो अनुभवों से उन्होंने अनुमान निकाला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि हो रही है। ताप में, हमारी जो भूमि की जो ताप है उसमें वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना बेटा, ध्रुवीय क्षेत्र जहां पर हमेशा जो है किससे भरा पड़ा होता है? आइस भरा पड़ा होता है, जहां पर बर्फ से जमी होती है। तो ये अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने कि इसकी वजह से तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ने की, वृद्धि होने के कारण भविष्य में क्या हो सकता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के बर्फ पिघलने लगेंगी। और क्या होगा? जिससे समुद्र तटीय निचले इलाकों में जो है, इलाके जो है जितने भी है, वो समुद्र में डूब जाने की आशंका है। बाढ़ आने की आशंका है। और हम सभी पानी में डूब सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। बुरी तरह से हम लोग अगर प्रकृति का चूषण करते रहे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो ध्रुवीय प्रदेश है, जहां पर सोचो जरा कितना पानी होगा, वहां पर इतना सारा बर्फ जमा है, तो वो सभी धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, है ना। अब देख रहे हो ना, यहाँ पर कौन है? ये ध्रुवीय भालू है, जहाँ जो ध्रुव प्रदेशों में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत प्यारे होते हैं ये, है ना। तो ये क्या होता है कि जो ध्रुवीय प्रदेश है उसके बर्फ पिघलने लगेंगी और समुद्र तट के निचले इलाके जो है समुद्र में पूरी तरह से डूब जाने की आशंका है। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल से वापस नहीं जाने देती है। ये देख सकते हो आप, सूर्य की जो ऊष्मा है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसकी जो गैस होती है वो सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल से वापस जाने से रोकती है। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी जो भूमि की जो टेम्परेचर है वो बनी रहती है। अच्छा होता है भूमि के लिए, क्योंकि वरना क्या होगा, हमारा भूमि जो है बिल्कुल ठंडा आइस हो जाएगा, है ना। तो हमारे जो भूमि में जीवन है वो किसके कारण है? इसी एक प्रभाव के कारण है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? भूमि का तापमान बुरी तरह से बढ़ जाएगा और हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? हम लोग यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इससे क्या होगा? भूमि जो है बहुत ही गर्म एक ग्रह बनने की साध्यता, हम लोग हम लोग इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बेटा अभी हम जरा देख लेते, ये जो हरित ग्रह प्रभाव के बारे में मैंने आपको भी बताया। तो हरित ग्रह प्रभाव जो है वो क्या है? वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारे भूमि को क्या करती है? हमारी भूमि की जो गर्मी है वो बनाए रखती है। क्या करती है? गर्मी को बनाए रखती है। और ये ठंडा ग्रह होने से, हमारी जो भूमि है बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होने से ये बचाती है। तो ये जरा इसके प्रोसेस को भी जरा हम लोग देख लेते हैं।
तो हरित गृह प्रभाव क्या है ये जरा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी भूमि है, भूमि में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसको एक कवच के रूप में क्या करती है, ये कवच के रूप में हमारी भूमि को बनाए रखती है। ये देखिए, आप अभी देख सकते हो स्क्रीन पर, देख सकते हो कि कैसे हमारे भूमि में ये जो जितने भी वेव्स होते हैं, ये देखो सूर्य चमक रहा है हमारी भूमि में और सूर्य की किरणें नीचे को आ रही हैं। सूर्य की किरणें जब नीचे आती हैं तो क्या होता है, हमारी भूमि, हमारा वातावरण गर्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होने से क्या होता है कि वो CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन जो भूमि में आने वाले जो इंफ्रारेड रेस है, किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, उनको ट्रैप करके रखती है और भूमि को, उसकी टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। ठीक है। अब क्या होगा अगर इस तरह से किरणें बढ़ती जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, तो ये इनको ट्रैप करते 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 फिर क्या हो जाएगा, भूमि पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम भूमि पर रहने लायक नहीं रह पाएंगे। ठीक है। ये देखो टेम्परेचर भूमि का बढ़ता जा रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तो हम भूमि पर अवशेष नहीं रह पाएंगे। देखा ना आपने। यस। तो यही है हरित गृह प्रभाव। क्या है, हरित गृह प्रभाव। तो आज हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातें की, पिछली क्लासों में भी हमने बहुत सारी बातें की इसके बारे में, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। अब हम क्या करेंगे, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। अगली क्लास में हम अभ्यास प्रश्न को लेकर आएंगे। इस प्रश्न के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो कुछ आपने पढ़ा वो सभी आप पढ़कर आइएगा। इसी के साथ जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।